तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी मीडियम इंजीनियरिंग में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं DBMS का यूनिट 5, ठीक है, जो AKTU का आपका सब्जेक्ट होने वाला है थर्ड ईयर का, ठीक है। तो इससे पहले मैंने 4 यूनिट अपलोड कर दिया ऑलरेडी, और काफ़ी बंदों ने मुझे कमेंट करके बोला कि 5th यूनिट भी आप लाइए जल्दी से। तो एग्ज़ाम तो बिल्कुल पास में ही आ गया, 4-5 दिन है, तो चलिए 5वीं यूनिट को भी देख लेते हैं इसके साथ ही, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है। सेकंड क्वेश्चन नंबर जो का क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टू फेस कमिट प्रोटोकॉल, ठीक है। तीसरे और ये वाला भी जो आपका ये जो मल्टी वर्जन का है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल भी आपका इम्पॉर्टेंट है, और टाइम स्टैम्पिंग प्रोटोकॉल। देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेकंड क्वेश्चन, फिर ये मल्टी वर्जन का है, ठीक है। फिर क्या है, टाइम बेस्ड प्रोटोकॉल, ठीक है। टाइम बेस्ड प्रोटोकॉल, वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल एंड लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल, तीन ही बेस्ड प्रोटोकॉल ही पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला देखेंगे, वो क्या कहते हैं, लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल देखेंगे, फिर टाइम बेस्ड देखेंगे, फिर आपका ये सारे टॉपिक देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाता है कॉन्करेंसी कंट्रोल, ठीक है। तो कॉन्करेंसी का मीनिंग क्या है? सबसे पहले कॉन्करेंसी मतलब मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स, मतलब कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन किसी काम को एक साथ करती हैं, एक ही डेटाबेस पे करती हैं, तो वो क्या कहलाता है, कॉन्करेंसी, ठीक है। तो कॉन्करेंसी का मतलब है मल्टीपल ट्रांजेक्शन काम करती हैं, ठीक है। और कॉन्करेंसी कंट्रोल का क्या मतलब हो गया? कॉन्करेंसी कंट्रोल इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग साइमल्टेनियस execution of transaction in a database system to ensure data consistency, isolation and correctness। क्या करता है कि जब मल्टीपल यूजर सेम डेटा पे काम करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होने का उनका खतरा रहता है, कॉन्फ्लिक्ट होने का, डाटा मतलब इनकन्सिस्टेंट होने का डर रहता है। तो उसको क्या कॉन्करेंसी कंट्रोल के जरिए क्या किया जाता है, उसको बचाया जाता है, डाटा को कंसिस्टेंस रखा जाता है, आइसोलेशन प्रोवाइड की जाती है हर एक ट्रांजेक्शन को, और ये इंश्योर किया जाता है कि डाटा बिल्कुल सही फॉर्म में है। जैसे कि मल्टीपल यूज़र, जैसे कि कहीं ट्रेन का टिकट कटाना है आपको, ठीक है। तो ट्रेन का टिकट कटाते वक्त मल्टीपल यूज़र, जैसे इस समय तो क्या है कि तत्काल के टाइम पे 11 बजे बहुत सारे यूज़र, मल्टीपल यूज़र एक ही साथ तत्काल टिकट में एक ही सीट को, मतलब एक ही सीट को, क्या एक ही ट्रेन में सीट को पाने के लिए बहुत सारे यूजर क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, मतलब मोबाइल पे ही करते हैं, पर एक तरह से सेम टाइम पे खूब मारामारी होता है तुरंत। कई बार आपने देखा होगा कि तत्काल टिकट नहीं मिल पाती है, ज़्यादा लोगों की कटानी होती है, तो सिंगल लोगों की तो तुरंत भर के आप ले लेते हैं। लेकिन वही क्या है, कंकरेंसी मतलब मल्टीपल यूजर एक्सेस कर रहे हैं एक ही डेटा को, और उसमें डाटा गड़बड़ी ना हो, मतलब करेक्टनेस बनी रहे, कि मतलब ये भी ना हो कि दोनों यूजर एक साथ सीट के लिए मांग कर रहे हैं और दोनों में से किसी को ना दिखाए कि सीट की है ही नहीं अवेलेबल, या दोनों बुक कर रहे हैं और दोनों का बुक हो जाए, और बट सीट थी एक ही। पर वो सब सारी चीज़ें, दिक्कतें जो होती हैं, वो क्या होती हैं, दिक्कतें होती हैं। तो उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, कंकरेंसी कंट्रोल। इट इंश्योर डाटा कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड करेक्टनेस। ये आपकी दूसरी डेफिनेशन है, इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कंकरेंसी कंट्रोल किसका काम होता है, कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर का, ठीक है। जो मैनेजर होता है कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर, वो एक तरह से ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। यहाँ पे लिखा गया है कि ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। जैसे मल्टीपल गाड़ियाँ आनी चाहती है सिंगल रोड पे एक ही टाइम पे, तो ये क्या करेगा, ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करेगा और रूल्स अप्लाई करेगा कुछ, कि किसको जाने दूंगा, पहले पहले लेफ़्ट वाली गाड़ी को निकालूंगा या राइट वाली को निकालूंगा, या फिर सेम डेटा पे, मतलब वो तो रियल वर्ल्ड का एग्जांपल हो गया। ये क्या करता है, कुछ सिस्टम होते हैं, तो ये जो स्टोर डेटा रिसोर्सेस है, इसको दोनों ट्रांजेक्शन ये पाने की कोशिश करेंगी। तो इसको क्या करेगा कि करेंसी कंट्रोल इन मेथड का यूज करके इसको वो करेगा, मतलब डेटा को इनकन्सिस्टेंस होने से बचाएगा, गलत होने से बचाएगा, ठीक है। तो इसमें ये आप डायग्राम कंकरेंसी कंट्रोल में अगर आता है तो बना के आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल है, ठीक है। लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल में क्या होता है कि एक तरह से जो भी पहले आया ट्रांजेक्शन, मान लेते हैं जो भी ट्रांजेक्शन पहले आया इसके पास, वो क्या करता है, जिस डाटा पे उसको काम करना है या जिस डाटा पे करना है उसको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म, तो वो एक लॉक लगा देता है, ठीक है। और लॉक लगाने के बाद वो काम को कर लेता है, ठीक है। लॉक लगाने के बाद काम को कर लेता है, देन उसको अनलॉक कर देता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ग्रोइंग एंड श्रिंकिंग फेस का होता है लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल में, ठीक है। सेकंड प्रोटोकॉल आता है जो रूल्स होते हैं, ठीक है।
उसमें क्या होता है टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग। इसमें क्या करते हैं कि एक जो ट्रांजैक्शन आती है उनको टाइम स्टैम्प दे देते हैं, मतलब कि एक उनको ठप्पा लगा देते हैं या टाइम दे देते हैं। जैसे कि आपका आधार कार्ड, आप लोग कभी ध्यान देना कि आधार कार्ड यदि आप अपडेट करवाने जाते हैं तो आपको एक छोटा सा इतना सा पर्चा मिलता है, ठीक है। उस पे क्या लिखा रहता है, इनरोलमेंट नंबर टाइप का कुछ रहता है, उसमें डेट और टाइम भी इंक्लूड रहता है, ठीक है। उसमें आपका डेट और टाइम भी इंक्लूड रहता है, तो वो क्या है, टाइम स्टैम्प मिल गया हमें। उसी के थ्रू हम लोग स्टेटस आधार की वेबसाइट पे चेक कर पाते हैं, और वो हर एक यूजर का अलग अलग होगा, यूनिक होगा। कैसे? क्योंकि इनरोलमेंट नंबर तो ऑलरेडी यूनिक होगा, लेकिन जो टाइम है और जो डेट है वो तो हरदम चेंज होगी ना। जैसे अभी बज रहे हैं 10:15 हो रहे हैं मान लेते हैं, तो अब 10:15, 15 तारीख 5वां महीना 2025 या जो भी मान लेते हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं। तो ये अगर ये 16 हुआ तो क्या ये वापस 15 होगा? 10:16 10:15 चला गया, अब 16 मिनट हो गया, कुछ सेकंड हो गया, ठीक है। अब ये क्या दोबारा आगे ये 17 हो जाएगा तो क्या ये दोबारा 15 होगा? सेम नंबर आएगा इस पूरे को लेके? नहीं, डेट भी बढ़ेगी, टाइम भी बढ़ेगा, सेकंड का हिसाब। वैसे ही यूनिक आईडी टाइम स्टैम्प, इसमें ऑर्डरिंग में टाइम स्टैम्प एक हर एक ट्रांजैक्शन को चिपका दिया जाता है या असाइन कर दिया जाता है, और उस ऑर्डर को देखते हुए जो पहले आता है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। मतलब कुछ रूल होते हैं टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग, उनको प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में टोकन सिस्टम आजकल आ गया है, तो वो हो गया आपका। जो पहले जाता, पहले क्या था कि मारा मारी होती थी भीड़ में लेने के लिए, दवाई लेने के लिए, या फिर डोमिनोज का पिज़्ज़ा आप खाने गए होंगे कहीं, तो पिज़्ज़ा वाले पे भी मारा मारी होती थी कि एक पिज़्ज़ा आया तुरंत मुझे चाहिए मुझे चाहिए। लेकिन टाइम स्टैम्प से क्या हो गया कि एक टोकन उसको दे देते हैं यूज़र को, और फिर वो टोकन पूछ लेगा कि मेरा नंबर आया, कितने देर बाद आएगा, तो वो बता देगा हाँ इतने टाइम बाद आ जाएगा, या स्क्रीन लगी रहेगी वहीं पे दिखाता रहेगा कि टोकन नंबर आपका ये ऑर्डर आ गया है, आप आके ले जाइए। एक और एग्जांपल है टाइम स्टैंपिंग ऑर्डरिंग का, कि वैष्णो देवी आप कभी गए होंगे तो गर्भ जून में जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है। तो वो टिकट लेने के बाद क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। तो वो एक तरह से टिकट में एक टाइम स्टैम्प दे दिया जाता है उसे, कि ये फिर वो टाइम स्टैम्प वो टिकट दिखा के पूछ लिया जाता है कि हाँ कितने दिन के बाद नंबर आएगा, 2-3 दिन जो भी है वो बता देते हैं एक्सपेक्टेड, कि इतने टाइम में आपका नंबर आ जाएंगे, आप आ जाना, ठीक है। तो वो क्या हो गया, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग का एक टाइप हो गया। और डेटा क्या हो गया, माता का दर्शन करना डेटा हो गया। मल्टीपल यूजर है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन क्या हो गए, मल्टीपल यूजर हो गए, जो एक ही डेटा पे मतलब माता के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं, और उनको टिकट क्या होगा, टाइम स्टैम्प हो गया, ठीक है। ये आपके क्लियर हो गए। वैलिडेशन में क्या होता है, सबसे पहले वैलिडेशन में क्या होता है कि इसमें ना लॉक लगाया जाता है ना टाइम स्टैंपिंग, मतलब टाइम पे स्टैंपिंग भी है, पर इसमें क्या होता है कि पहले काम करने देते हैं फ्री में। मतलब उसे क्या कहते हैं, ये ट्रांजैक्शन मान लेते हैं ए आया बी आया, मान लेते हैं अभी इसको ए ही आया पहले, ठीक है। तो ए को काम करने देंगे, ठीक है। फिर बाद में चेक करेंगे कि क्या और कोई सा यूजर उसी समय सेम टाइम पे वो लड़ाई कर रहा था उससे। अगर लड़ाई कर रहा था तो तब तो उसे रोल बैक कर देंगे। अगर एक ही यूजर था, मान लेते हैं यही यूजर है, ये अज्यूम करते हैं कि ये है ही नहीं, तो यही मान लेते हैं यही यूजर है, और अब हमने लॉक बेस्ड का यूज़ किया तो लॉक बेमतलब में लगा रहे हैं, कोई फ़ायदा ही नहीं है। टाइम स्टैम्प का भी बेमतलब में यूज़ कर रहे हैं। अगर एक ही यूजर है मान लेते हैं, तो क्या होगा कि पहले इसको करने देंगे, ठीक है, वैलिडेशन में। फिर क्या करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट चेक करेंगे। अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो रोल बैक कर देंगे। यदि कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, अगर यहाँ पे एक और यूजर नहीं है, तो क्या करेंगे, वो हमारा कमिट हो जाएगा। मतलब जो डेटाबेस में चेंज करना है या मॉडिफाई करना है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्करेंसी कंट्रोल का है, ठीक है। ये फ्लो चार्ट एक तरह से आप समझ सकते हैं, रिक्वेस्टिंग, शेड्यूलिंग, लॉकिंग, वेटिंग एंड कमिट, ठीक है। कमिट का मतलब डेटाबेस में चेंज कर देना, ठीक है। प्रॉब्लम विदाउट कंकरेंसी के बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। डर्टी रीड प्रॉब्लम है, लॉस्ट अपडेटेड, डेडलॉक, अनप्रेडिक्टेबल रीड, फैंटम रीड, ठीक है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम है जो आपकी आती हैं। ये 4th यूनिट में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। नहीं तो आपको क्या करना है, ये छोटा छोटा टॉपिक समझ के चैट जीपीटी पे सर्च मार लेना है, अगर आपको इनके डेफिनेशन याद करना है। नहीं तो मैंने 4th यूनिट में लिखवाइए और करवाइए, ठीक है। वाई नीडेड कॉन्करेंसी कंट्रोल, बेटर सीपीयू यूटिलाइजेशन के लिए, और जो ये प्रॉब्लम अगर हो रही हैं इनको बचाने के लिए, प्रिवेंट प्रॉब्लम्स लाइक ये डर्टी रीड, लॉस्ट अपडेट, ये सब प्रॉब्लम लिख देंगे, ठीक है आप। वेटिंग टाइम लेस करवाने के लिए,
कि मल्टीपल यूजर कॉन्करेंसी कंट्रोल का मतलब कॉन्करेंसी कंट्रोल की ज़रूरत क्यों पड़ी। कॉन्करेंसी मतलब कि मल्टीपल यूजर को हमें एक ही टाइम पे सेम डेटा पे टिकट कटवाना है, मान लेते हैं टिकट कटाना है, तो उसके लिए कॉन्करेंसी कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही है उसकी ज़रूरत। वेटिंग टाइम लेस हो जाता है, गुड डेटाबेस परफॉर्मेंस होता है, बेटर रिस्पॉन्स टाइम हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया वो ख़त्म। ठीक है, अब देखते हैं टेक्निक्स फॉर कॉन्करेंसी कंट्रोल। ठीक है, तो ये आपकी लॉग बेस्ड है, टाइम स्टैम्पिंग है और ये वैलिडेशन वाली है। ठीक है, तो लॉग बेस्ड में क्या आता है, सिंप्लिसिट आता है, प्री क्लाइमिंग आता है, टू फेस लॉकिंग आता है और स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग आता है। ठीक है, और टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग में क्या आता है, बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग, स्ट्रिंग टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग एंड थॉमस राइट रूल। ठीक है, तो ये हो गए आपके, और ये वैलिडेशन वाला। ठीक है, मेन काम हमारा क्या होता है, इस पूरे चैप्टर का मेन एम है कि हमें कॉन्करेंसी भी चाहिए और कंसिस्टेंस भी चाहिए, मतलब डेटा मल्टीपल यूजर काम भी कर ले एक साथ। ठीक है, और क्या हो, हमारा डेटा भी वो इनकंसिस्टेंट ना हो, मतलब डाटा में कुछ गड़बड़ी भी ना हो। ठीक है, तो यही मेन आपका एम है इस चैप्टर का, ये मैंने लिख दिया मेन एम ऑफ चैप्टर। मतलब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं कि कॉन्करेंसी भी हो और प्लस में कंसिस्टेंस भी हो। ठीक है, अब आता है लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल। ठीक है, तो लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल इज अ कंकरेंसी मैकेनिज्म इन ट्रांजेक्शन मस्ट एक्वायर लॉक ऑन डेटा आइटम बिफोर परफॉर्मिंग रीड और राइट ऑपरेशन। इसमें क्या है हमारा कि सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या है जब कोई भी मान लेते हैं ये T1 है। ठीक है, T1 यदि डाटा पे इस पर कुछ क्यू है डाटा, ठीक है, क्यू डेटा पे कुछ वर्क करना चाहती है तो उसको क्या करना होगा, सबसे पहले लॉक लगाना होगा। ठीक है, डेटा पे लॉक लगाना होगा। ठीक है, वो लॉक लगा देगी और T2 भी उस सेम इसी डेटा पे वर्क करना चाहती है कि मेरे को भी करना है, पर ये पहले जो आई वो लॉक लगा दी। ठीक है, अब लॉक लगाने के बाद क्या करेगी, ये अपना काम कर लेगी। ठीक है, तब तक यदि T2 आती है तो ये एक्सेस नहीं कर सकती क्योंकि ये इसका लॉक लगा हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस पर लॉक लगा हुआ है और ये T2 एक्सेस नहीं कर सकती जब तक T1 का लॉक लगाया। मतलब T1 ने अपना एक कमरा असाइन कर लिया कि हाँ मैंने इसमें ताला लगा दिया, मैं इसमें काम करूँगा जो भी करूँगा। अब T2 आया, T2 और T3 दोनों आए, पर सोच रहे हैं कि मतलब टाइम सबसे पहले T1 आया, फिर T2 आया, फिर T3 आया। ठीक है, तो अब T2 को नहीं मिलेगा, ये इस पर काम नहीं कर पाएगा डेटा पे जब तक इसने लॉक लगाया। ठीक है, अब फिर ये अनलॉक कर देगा, यदि T1 काम खत्म हो जाता है अनलॉक कर देता है तो क्या करेगा, T2 अपना लॉक लगा लेगा। ठीक है, लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल में, और फिर वो अपना काम परफॉर्म करेगा। तब तक T3 भी आ चुका था, T3 को भी यहाँ पे नहीं मिलेगा कि अभी तो T2 का काम कर रहा है। जब T2 अनलॉक कर देगा मतलब अपना लॉक हटा देगा, अब ये फ्री हो गया डेटा, मतलब ये कमरा एक तरह से मान लेते हैं कमरा है और वो कमरा फ्री हो गया, तो अब ये T3 अपना उस डेटा पे लॉक लगा के काम करेगा। ठीक है, और फिर T3 भी काम कर लेगा तो वो भी अनलॉक कर देगा या फ्री कर देगा डेटा को, और डेटा आपका फ्री हो जाएगा। लेकिन हमने पिछले यूनिट में पढ़ा था कि हमारी कॉन्फ्लिक्ट कैसे कैसे होती है। तो कॉन्फ्लिक्ट हमारा रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट होता है, राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट होता है और राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट होता है। 3 कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। अगर ये होता है तो ही कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब जो इनकंसिस्टेंस हो सकता है डेटा, या डेटा में गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो अगर ये तीनों, अगर मान लेते हैं यहाँ पे मान लेते हैं कि T1 जो ये डेटा पड़ा हुआ है इसमें कुछ मान लेते हैं ये फाइल है एक तरह से, इसमें लिखा हुआ है DBMS कुछ लिखा हुआ है, इसको मेरे को मान लेते हैं कि रीड करना है बस। ठीक है, T1 भी रीड करना चाहता है और T2 भी रीड करना चाहता है, तो रीड में तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। हमने पढ़ा था पिछले यूनिट में कि 3 ही ये कॉन्फ्लिक्ट के ये जो होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होने का, डेटा इनकन्सिस्टेंट होने का क्या होता है, 3 कंडीशन, रीड राइट हो, राइट हो या राइट रीड हो सेम डेटा पे। ठीक है, क्यू पे परफॉर्म कर रहे हैं तो वो सेम डेटा पे होना चाहिए, पर राइट में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। ठीक है, जब राइट में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, मान लेते हैं कि ये T1 भी पढ़ना चाहता है, इसको T2 भी पढ़ना चाहता है, T3 भी पढ़ना चाहता है, तो अब हमारा लॉक लगा दिया तो तब तो ये दिक्कत हो गई। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन आया कि सेम टाइम पे तीनों, अगर मान लेते हैं कुछ लिखना नहीं चाहते इनमें और सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो तीनों तो पढ़ सकते हैं। जैसे आपने छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जब टीचर, हमारे पास बुक नहीं थी तो वो बोलते थे क्या टीचर कि शेयर कर लो बुक और अपने बगल वाले दोस्तों में से देख लो। ठीक है, तो वो क्या हो जाता था, हम लोग शेयर कर लेते थे। तो इसमें भी लॉकिंग सिस्टम में भी कुछ जैसे पढ़ना है, ठीक है, पढ़ने के लिए रीड ऑपरेशन के लिए क्या है कि हम लोग शेयर्ड लॉक लगाते हैं, और अगर
सिर्फ मान लेते हैं कि कॉपी है, कॉपी पे लिखना है तो एक ही कॉपी है, उस पे लिखना है, तो ये थोड़ी ना कर सकते हैं कि ले आधे में तू लिख आधे में मैं लिखूंगा, तो वो तो गड़बड़ है ना, ये लिख ही नहीं पाएगा जल्दी। पढ़ने के लिए तो हाँ ठीक है, तू भी पढ़ ले मैं भी पढ़ लेता हूँ, तू यहाँ से पढ़ ले मैं यहाँ से पढ़ लेता हूँ देख के। लिखने में क्या हो जाएगा कि दोनों गड़बड़ करेंगे, ठीक है। तो जो ये लिखने का था क्या रीड ऑपरेशन में, तो ये शेयर्ड लॉग में क्या था कि रीड ऑपरेशन कर सकते हैं। तो उस समय के जो रीड जिसको करना होगा जिस भी ट्रांजैक्शन को डेटा पे, तो उसमें शेयर्ड लॉक लगा देगा, ठीक है। तो वो रीड अलाउड था शेयर लॉक में। और जो राइट करना होगा, यदि इसको भी T1 को भी इसमें मान लेते हैं, एक बुक का एग्जांपल लेते हैं, एक पेज का, इस पे लिखना है T1 को भी और T2 को भी, T1 और T2 को पढ़ना है तो अब तो दोनों पढ़ सकते हैं शेयर्ड लॉक में, ठीक है। शेयर्ड लॉक अगर करेंगे तो वो पढ़ लेंगे, और लेकिन अगर राइट भी करना है तो वो शेयर्ड लॉक में नहीं हो पाएगा, तो वो एक्सक्लूसिव लॉक लगाना पड़ेगा। एक्सक्लूसिव लॉक में क्या अलाउड होता है, रीड राइट दोनों अलाउड होता है। बट क्या होता है कि जब एक ट्रांजैक्शन जैसे सेम प्रोसेस था कि एक ट्रांजैक्शन अगर ये इस पर वर्क करना चाहती है, कुछ लिखना और रीड और राइट दोनों करना चाहती है T1 और T2, तो क्या करेगा लॉक एक्सक्लूसिव लॉक लगेगा, ठीक है। अगर रीड करना है तब तो ये शेयर्ड लॉक से का आपका काम चल जा रहा था, ठीक है। इसको डिनोट ऐसे करते हैं, ठीक है, लॉक SQ ये डेटा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया शेयर्ड लॉक हो गया। अगर राइट और रीड दोनों परफॉर्म करना है तो आपको कौन सा लॉक लगाना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव लॉक लगाना पड़ेगा, और उसमें एक ही डेटा पहले इस पर वर्क करेगी, फिर अनलॉक करेगी, फिर दूसरी करेगी, ठीक है। तो ये होगा आपका शेयर्ड और वो एक्सक्लूसिव लॉक का। तो कभी कभी, और ये टेबल आपका इंपॉर्टेंट टेबल एक कंपैटिबिलिटी टेबल होता है, तो शेयर्ड में अलाउड होती हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिव में जैसे एक ने एक्सक्लूसिव और दूसरी ने शेयर्ड लॉक, ठीक है, तो क्या हुआ अलाउड नहीं हुई, ये भी अलाउड नहीं हुई, ये भी अलाउड नहीं हुई, ठीक है। तो ये आपको टेबल आसानी से याद कर लेना, शेयर्ड है यहाँ पे, एक्सक्लूसिव है, ठीक है। वही इस पर आगे दिया है कि करंट लॉक लगाया है शेयर्ड लॉक, ठीक है। अगर रिक्वेस्ट लॉक भी शेयर लॉक है तो अलाउ कर देगा, ठीक है। अगर करंट लॉक किसी ने शेयर्ड लॉक लगाया और दूसरी ट्रांजैक्शन क्या चाहती है कि मैं पहले ने मान लीजिए कि ऐसा लॉक लगाया कि अगर दूसरा चाहे कि पढ़ूँ तो दूसरा पढ़ सकता है शेयर्ड लॉक में, ठीक है। लेकिन अगर पहले वाले ने शेयर्ड लॉक लगाया और दूसरा वरना क्या चाहता है, ये पढ़ने वाला मतलब फ्री किया है कि हाँ तू मेरी बुक में से पढ़ सकता है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव वाला दूसरा वाला रिक्वेस्ट जो है वो चाहता है कि मैं लिखूँ भी उसी बुक में, तो ये क्या होगा, नहीं होगा कुछ भी, मतलब एक्सक्लूसिव शेयर एक साथ नहीं हो रहे हैं काम, ठीक है। एक्सक्लूसिव भी काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, इसके 4 टाइप थे, ठीक है। सिंप्लिसिट लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल और प्री क्लाइंबिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा है, टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल 2PL और स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये सारे आपके चारों टाइप है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम लोग इस टेबल के हेल्प से देख लेते हैं, और यही टेबल आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करनी है इस समय, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं। प्रोटोकॉल टाइप कौन सा होता है, सिंप्लिसिट का बेसिक लॉकिंग होता है। इसमें कौन सा होता है, प्री क्लाइंबिंग में एडवांस लॉकिंग होता है। 2PL में स्टैंडर्ड लॉकिंग होता है। स्ट्रिक्ट 2PL में इम्प्रूव 2PL, मतलब इसका मॉडिफाई वर्जन ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, लॉक रिक्वेस्ट टाइम, ठीक है, बिफोर ईच एक्सेस, मतलब कि इसमें एक्सेस करने से पहले, जैसे इसमें क्या है सिंप्लिसिट में हर एक डेटा को एक्सेस करने से पहले हमें लॉक लगाना पड़ेगा, हर एक डेटा से पहले, ठीक है। उसमें क्या करना है, जैसे एक T1 को क्या ज़रूरत पड़ रही है कि T1 को पड़ रही है ज़रूरत ए की भी ज़रूरत है, बी की भी ज़रूरत है, ठीक है। वो ए पे भी कुछ रीड करना चाहता है, बी पे भी, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले ए पे लॉक लगाएगा, फिर अगर यूज इसका ख़त्म हो गया तो इसका लॉक हटा देगा, ठीक है। फिर बी पे लॉक लगाएगा, फिर हटा देगा, ठीक है, ऐसे करेगा। लेकिन ये प्री क्लाइंबिंग में क्या है, प्री क्लाइंबिंग मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि पहले ही पाल लेगा सब कुछ को, पहले ही जितनी इसको पहले ज़रूरत पड़ेगी, ए की भी ज़रूरत है, बी की भी ज़रूरत है, तो क्या करेगा ये सबको क्या करेगा, बिफोर ट्रांजेक्शन स्टार्ट सारे लॉक पहले ही लगा देगा, ठीक है। ट्रांजेक्शन स्टार्ट होने से पहले ही सारे लॉक लगा देगा। यदि ए किसी और ने एक्वायर या बी किसी और ने एक्वायर कर रखा है उस समय, तो ये स्टार्ट ही नहीं होगा, ठीक है। इसका क्या था कि ए की भी ज़रूरत है, बी की भी ज़रूरत है, लेकिन इसने स्टार्ट कर दिया ए को लॉक लगा के, बी अभी किसी और के पास था, ठीक है। लेकिन अब जब इसको बी की ज़रूरत पड़ी तो अभी किसी और के पास है, तो वो तो रुक जाएगा, ठीक है। तो ये दिक्कत होने लगी इसमें, ठीक है। फिर क्या था, इसमें बिफोर ट्रांजेक्शन स्टार्ट सारे लॉक ले लेगा, मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उस पर लगा देगा, ठीक है। और इसमें क्या है 2PL में ड्यूरिंग ग्रोइंग फेस क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि
ठीक है। तो इससे पहले चलिए मैं एक आपको इधर से थ्योरी से ही पढ़ा देता हूँ पूरा, ठीक है। ट्रांजेक्शन सिंपलिसिटी में क्या था कि ट्रांजेक्शन एक्वायर द लॉक बिफोर एक्सेस इज द डेटा आइटम, ईच डेटा आइटम को एक्सेस करने से पहले वो लॉक लगाता था। आफ्टर वर्किंग रिलीज द लॉक, सिंपल है, ठीक है। पर इसमें डेड लॉक हो सकती थी, ठीक है। डेड लॉक हमने पढ़ा था कि जब ये दो हमारे पास ये प्रोसेस है या ट्रांजेक्शन है T1 और T2 ये है, इसके पास क्या है कि इसके पास रिसोर्स R1 है और इसके पास क्या है रिसोर्स R2 इसके पास है, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट होने के लिए किसकी ज़रूरत है, R2 की ज़रूरत है, और T2 को एग्जीक्यूट होने के लिए R1 की ज़रूरत है। तो ये डेडलॉक इसमें हो सकता था, ठीक है। लेकिन प्री क्लाइंबिंग में क्या है, प्री क्लाइंबिंग में ये प्रिवेंट करता है डेडलॉक को, ये कंडीशन नहीं आने देता था, ठीक है। और इंश्योर करता था सीरियजेबिलिटी को, पर कॉन्करेंसी इसमें लो हो जाती थी, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया कि प्री क्लाइंबिंग प्रोटोकॉल इज अ लॉगिंग प्रोटोकॉल इन विच ट्रांजेक्शन एक्वायर ऑल रिक्वायर्ड लॉक बिफोर एक्सक्यूजन बिगिन, ठीक है। तो ये सारे लॉक ले लेता है पहले ही, ठीक है। अगर एक भी लॉक नहीं मिलता है उसे तो वो क्या करेगा, चलेगा ही नहीं, ठीक है, अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। इसमें 2PL में क्या है कि ये श्रिंकिंग ग्रोइंग फेस है और श्रिंकिंग फेस है। तो इसमें ये लॉक ए पे लगाया, लॉक बी पे लगाया। ये जो ग्रोइंग फेस में लॉक लगा सकता है और श्रिंकिंग फेस में लॉक रिलीज अनलॉक करेगा, ठीक। ये नहीं कि यहाँ पे लॉक लगा लिया है, अब यहाँ पे इसको यहाँ पे अलग से सी की ज़रूरत पड़ रही है तो यहाँ पे लॉक सी करेगा, ऐसा नहीं करेगा। जब ग्रोइंग फेस है तो सिर्फ वो लॉक लगाएगा, और जब श्रिंकिंग फेस है तो वो क्या करेगा, सिर्फ लॉक रिलीज करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज़, ठीक है। इसमें सीरियजेबिलिटी गारंटी होती है, ठीक है, जो यहाँ पे थी क्या, सीरियजेबिलिटी इसमें भी गारंटी थी, इंश्योर प्रिवेंट डेडलॉक, ठीक है। यहाँ पे डेडलॉक पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, जैसे मान लेते हैं ये लॉक शेयर्ड लॉक लगाए ए पे और रीड किया ए को, ठीक है। ये लॉक एक्सक्लूसिव लॉक लगाए बी पे और रीड किया बी पे और राइट कर रहा है बी पे, ठीक है। पर ये फिर लॉक लगाया शेयर्ड ए बी पे, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, लॉक एक्सक्लूसिव लॉक लगा रहा है ए पे, ठीक है। कैसे, अब मान लेते हैं कि इसने क्या किया कि, हाँ देखिए क्या कहते हैं, इसने एक्सक्लूसिव लॉक लगाया बी पे, मतलब कि कोई रीड या राइट दूसरा नहीं कर सकता, ठीक है। तो लेकिन अब ये क्या कर रहा है, ये मांग कर रहा है शेयर्ड लॉक की बी पे, तो ये अब एक्सिक्यूट होगा ही नहीं जब ये शेयर्ड लॉक है। तो और ये एक्सक्लूसिव लॉक इसने पहले लगा सकता है, मतलब रीड और राइट ऑपरेशन कोई भी अलाउ नहीं करेगा ये वाला बी पे, लेकिन ये मांग कर रहा है उसको अलाउ करने, मतलब ट्रांजेक्शन रन करने के लिए। तो ये क्या हो गया, डेडलॉक की कंडीशन बन गई। यहाँ पे ये शेयर्ड लॉक ए पे लगाया है और ये मांग कर रहा है एक्सक्लूसिव लॉक की, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डेडलॉक का कंडीशन हो गया, ठीक है। मतलब एक दूसरे दो कंडीशन है, दोनों के पास एक एक रिसोर्सेज है और वो एक दूसरे वाली रिसोर्सेज की मांग कर रही है रन करने के लिए। तो ये हो गया आपका 2PL। स्ट्रिक्ट 2PL में क्या है, वेरिएशन ऑफ 2PL वेयर एक्सक्लूसिव लॉक आर रिलीज ओनली आफ्टर ट्रांजेक्शन कमिट और अबॉर्ट। मतलब यहाँ पे क्या था कि एक्सक्लूसिव लॉक कब लगेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा, कमिट या अबॉर्ट होने के बाद आपका लॉक एक्सक्लूसिव लॉक आर रिलीज, मतलब यदि कमिट होगी तभी वो रिलीज करेगा। जैसे कि मतलब कि कमिट होने के बाद ही लॉक रिलीज करेगा, नहीं तो उससे पहले लॉक रिलीज नहीं करेगा, ठीक है। अ वेरिएशन ऑफ 2PL वेयर एक्सक्लूसिव लॉक आर अलाउड आर रिलीज ओनली आफ्टर ट्रांजेक्शन कमिट और अबॉर्ट। क्या था, यहाँ पे तो डेडलॉक की कंडीशन बन गई। यहाँ पे क्या होगा कि ये जब पूरा काम कर लेगा तो ये कमिट कर देगा यहाँ पे, ठीक है, और लॉक रिलीज कर देगा। फिर ये आपका उसी डेटा को इसको मांग कर सकता है और फिर ये सारा काम करने के बाद वो भी कमिट कर देगा, मतलब डेटाबेस में चेंज हो जाएगा। तो ये आपका 2PL में होता है। मेनली यहाँ पे सिंपल आइडिया इसका ये है कि ग्रोइंग फेस में सारे लॉक लगाए जाते हैं, श्रिंकिंग फेस में सिर्फ रिलीज किए जाते हैं, अनलॉक किया जाता है। और इसमें क्या था कि ये अनकमिटेड डेटा को भी मतलब लॉक कर सकता, रिलीज कर सकता था अनकमिटेड डेटा को भी, ठीक है। मतलब ये ट्रांजेक्शन पूरी मतलब रन नहीं हुई उससे पहले ही इसने रिलीज कर दिया, ठीक है, अनलॉक कर दिया। लेकिन इसमें क्या आया, जो स्ट्रिक्ट 2PL में, इसमें पहले वो कमिट करेगा, मतलब वो इसका मतलब ये दिखा देगा कि मेरा पूरा काम हो गया, डन हो गया, डेटाबेस में चेंज हो गया। उसके बाद ही ये लॉक जो है अपना रिलीज करेगा, ठीक है, उससे पहले रिलीज नहीं करेगा, ठीक है। इसमें कैस्केडिंग रोलबैक अवॉइड हो गई। मोस्टली प्रैक्टिकल यूज इन डेटाबेस, ज़्यादातर इसी का यूज किया जाता है। आपको सिंपली ये टेबल याद कर लेनी है, ठीक है।
इसमें क्या है, लॉक रिलीज आफ्टर यूज, आफ्टर ट्रांजैक्शन एंड ड्यूरिंग श्रिंकिंग फेज, ठीक है। तो इसमें लॉक रिलीज होते हैं। और बिफोर स्टार्ट रिक्वेस्ट टाइम क्या होता है लॉक का, कि बिफोर ईच एक्सेस है ये, बिफोर ट्रांजेक्शन स्टार्ट, ड्यूरिंग ग्रोइंग फेज, ड्यूरिंग ग्रो फेज, ठीक है। डेडलॉक क्या है, डेडलॉक इसमें पॉसिबल है, मतलब ये गड़बड़ है, ये रेड वाले आपके गड़बड़ हैं, और ये है जो हमारा ग्रीन वाला क्या शो कर रहा है कि सही है हमारा काम। तो इसमें पॉसिबल है, इसमें नहीं पॉसिबल नहीं है, इसमें भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है 2PL में भी। कैस्केडिंग रोलबैक मतलब कि ये अगर कोई गड़बड़ बाद में होती है तो एक ट्रांजैक्शन रोलबैक करती है तो दूसरी भी कर देती है उसके साथ। उसका जब कोई डेटा मतलब अनकमिटेड डेटा का, जैसे ये T1 है, ठीक है, ये ए मान लेते हैं रीड ऑफ ए किया, फिर राइट ऑफ ए बी ने ये T2 ने भी राइट ऑफ ए कर दिया, ठीक है, पर इसने अभी तक वो कमिट नहीं किया था। अगर इसमें कुछ दिक्कत आती है, रोल बैक करती है, ऊपर जाती है वापस से, तो ये बी भी क्या करेगी, उसके साथ साथ वो भी, उसको भी जाना पड़ेगा। अगर सी ने उसी ए को ही रीड किया होता T3 में, तो उसे भी रोल बैक करना पड़ता। तो ये कैस्केडिंग रोल बैक का है, ये 4th यूनिट में बताया मैंने, ठीक है। सीरियजेबिलिटी क्या है, नॉट गारंटी, ठीक है। सीरियजेबिलिटी मतलब जब नॉन सीरियल शेड्यूल के जैसे आंसर सेम आंसर देती है तो वो क्या कहलाता है, सीरियजेबिलिटी कहलाता है। तो इसमें गारंटी नहीं है, इसमें गारंटी है, इसमें भी गारंटी है, इसमें भी गारंटी, ठीक है। कॉन्करेंसी क्या है, एक साथ चलने की मतलब कितनी उम्मीद है, ये लो कॉन्करेंसी है, बहुत कम चांस है मतलब चलना। इसमें वेरी लो, मीडियम, ठीक है। प्रैक्टिकल यूज, ये इसका ज़्यादा यूज नहीं होता, इसका भी ज़्यादा यूज नहीं होता, इसका कॉमन यूज, इसका ज़्यादातर यूज होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया लॉग बेस्ड खत्म, ठीक है। अब आते हैं टाइम स्टैंपिंग प्रोटोकॉल में। तो टाइम स्टैंपिंग प्रोटोकॉल, यूनिक वैल्यू टाइम स्टैंप असाइन टू एवरी ट्रांजेक्शन, ठीक है, जो मैंने शुरुआत में ही बताया था। इट टेल्स द ऑर्डर व्हेन दे एंटर्ड इनटू सिस्टम, जब भी सिस्टम में एंटर करते हैं तो उसको एक टाइम असाइन हो जाता है। जैसे कि मैंने 10 बजे TI एंटर करी तो इसको 10 असाइन हो गए, ठीक है। ये TJ एंटर किया 10:10 तो इसको 10:10 ये नंबर असाइन हो गए। ये डेट के हिसाब से, टाइम और डेट के हिसाब से हो जाता है असाइन, ठीक है। और ये डेट और टाइम मिक्स करके होता है तो क्या होता है, जो मैंने आपको आधार वाला दिया था एनरोलमेंट नंबर, तो वो हरदम यूनिक होगा, ठीक है। तो यूनिक वैल्यू असाइन टू द ईच ट्रांजेक्शन। ओल्डर ट्रांजेक्शन है हाई प्रायोरिटी, जो ओल्डर ट्रांजेक्शन होते हैं पुरानी वाली, उनको पहले प्रायोरिटी दी जाती है कि उनको कुछ डेटा किसी सेम डेटा पे वर्क करना है, जो दूसरी वाली भी ट्रांजेक्शन चाहती हैं उसी पे वर्क करना, मतलब तो पुरानी वाली को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, वो पहले करेगी, ठीक है। यूज टाइम प्लस डेट एज यूनिक वैल्यू, ठीक है। ट्रांजेक्शन टाइम टाइम स्टैम्प डिनोटेड एज T.S, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन टाइम का डिनोटेड किया जाता है इससे, ठीक है। तो ये T.S से TI का ये टाइम स्टैम्प पे डिनोट किया जाएगा, या TJ का टाइम स्टैम्प डिनोट किया जाएगा। डेटा आइटम टाइम स्टैम्प आर डिनोटेड है, जो डेटा आइटम जैसे ए पे ये वर्क करना चाहती हैं, डेटा आइटम या क्यू पे वर्क करना चाहती हैं, तो वो क्या होगा, RTS और WTS से डिनोट करेंगे, ठीक है। और रीड टाइम में स्टैम्प RTS जो है, द लार्जेस्ट टाइम स्टैम्प ऑफ एनी ट्रांजेक्शन डेट सक्सेसफुली रीड, जो लास्ट में जब से मतलब जैसे कि यहाँ पे ये T1 है, ये T2 है, ठीक है, ये क्या हुआ, ये रीड ऑफ ए कर रही है, ठीक है, और ये रीड ऑफ ए कर रही है, सेम दोनों ही रीड ऑफ ए कर रही हैं। तो मान लेते हैं ये T1 कितने पे आई थी हमारी, 10 बजे आई थी, ये T2 कितने पे आई थी, 10:10 पे आई थी, ठीक है। तो ये तो T1 और T2 का टाइम स्टैम्प ये हो जाएगा 10 और 10:10, 10 बजे और 10 बजे, 1000 और 1010, ठीक है। और लेकिन जब ये T1 R पे इस पे वर्क कर रही है ए पे, तो क्या होगा, इसका जो टाइम स्टैम्प T1 का 10 बजे है, ये इसको असाइन हो जाएगा, मतलब ये जो है ये अब इस डेटा ए का जो RTS हो जाएगा, जैसे ये रीड कर रही है तो रीड टाइम स्टैम्प RTS ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका, ये वाला जो T1 का था पहले वो इसको असाइन हो जाएगा, इसको मिल जाएगा, ठीक है। फिर अगर इसको भी वही करना है तो अब क्या करेंगे कि जो इसकी T2 की जो थी वो अगर देखेंगे बड़ी है क्या, T2 को जो मतलब T2 का जो टाइम स्टैम्प था वो अगर बड़ा है इससे इसका है, ठीक है, RTS ऑफ ए से, तो ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा।
सिंपली आपको ये ज़्यादा लफड़े में नहीं फंसना है इस समय, सिंपली आपको ये लर्न कर लेना है। जो लार्जेस्ट टाइम स्टैम्प ऑफ एनी ट्रांजेक्शन दैट सक्सेसफुली रीड, लास्ट वाली होता है लार्जेस्ट टाइम स्टैम्प, और ये लार्जेस्ट टाइम स्टैम्प ऑफ एनी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली राइट। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, अनकमिटेड डाटा एक्सेस अलाउड ड्यू टू दिस कैस्केडिंग रोलबैक। जो वही बताया मैंने कि अगर अनकमिटेड डेटा ही, अगर इसने मान लीजिए कि अभी कमिट नहीं किया है और ये उसको ही राइट कर रही है या रीड कर रही है, कुछ भी कर रही है, लेकिन अब ये आगे चली गई, ठीक है, अब वापस इसकी बारी आई, तो इसने क्या कर दिया, कुछ गड़बड़ हो गई डेटा ये में, और इसने रोल बैक कर दिया, वापस से ऊपर चली गई। ठीक है, मतलब जहाँ पे जो चेंजेस किया था वो सब रिमूव कर दिया तब, लेकिन इसके पास तो अब जो इसने रीड या राइट किया था वो तो इसके पास अपडेट कर दिया, या इसने उस डेटा को लेके कुछ काम किया था, तो अब तो इसको गड़बड़ी हो गई। ठीक है, क्योंकि इसने वापस से वो चेंज कर दिया, रिमूव कर दिया यहाँ पे जो भी चेंज किया था, और इसने क्या किया, उसी रिमूव मतलब कि डेटा जो पहले था उस पर काम किया था। तो ये क्या हो गया, कैस्केडिंग रोल बैक हो गई। ठीक है, अनकमिटेड डेटा पे। लेकिन जो स्ट्रिक्ट टाइम है वो था स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, अनकमिटेड डेटा एक्सेस, इसमें क्या है, यूज टाइम स्टैम्प फॉर रिजॉल्व द ट्रांजेक्शन कम्प्लीट। ठीक है, हमें पता है हाँ का ट्रांजेक्शन की कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए ये कर रहा है। ठीक है, some as simple time stamping but cannot allowed read or write operation on uncommitted data, same as simple time stamping, बट इसमें क्या नहीं अलाउड है कि रीड और राइट ऑपरेशन नहीं कर सकते अनकमिटेड डेटा पे। जैसे कि ये ए पे काम कर रहा है, ठीक है, तो ये पहले कमिट करेगा यहाँ पे। ठीक है, ये कमिट कर देगा, मतलब इसने डेटाबेस में ए की वैल्यू कुछ मान लेते हैं, ए पे ये 10 लिखना चाहता है, या कुछ अपडेट करके लिखना चाहता है 10, तो इसने 10 लिख दिया। फिर इसने क्या किया, राइट कर लिया ए पे, पहले क्या था सिंपल वाले में इसने 10 पे इसको 20 कर दिया, राइट मतलब प्लस 10 कर दिया इसमें, तो ये 20 हो गया। ठीक है, लेकिन अब ये क्या करेगा, रोल बैक कर देगा। ठीक है, वापस चला जाएगा। अब पहले डेटाबेस में कितनी वैल्यू थी, 10 ही थी, मान लेते हैं 10 ही थी। ठीक है, लेकिन ये रोल बैक कर गया, ये वापस 10 पे चला गया। लेकिन ये क्या है कि ये इसके T2 अब देखेगा, कहेगा अरे मेरे पास तो ए की वैल्यू 20 है, और T1 ने जो मतलब T1 के पास एक्चुअल वैल्यू 10 थी डेटाबेस में, उसने रीड किया 10, और फिर इसने उसमें 10 प्लस किया 20 हो गया। ठीक है, लेकिन अब इसको लग रहा है कि कुछ दिक्कत हो गई यहाँ पे, इसने भी राइट करने की कोशिश की और कुछ दिक्कत हो गई, तो ये वापस कर देगा सारी ट्रांजेक्शन, और वापस से वैल्यू 10 हो गई। ठीक है, लेकिन अब जो T2 के पास है वो तो 20 रीड किया इसने, और T1 एक्चुअल वैल्यू डेटाबेस में 10 है, और इसके पास जो इसके हिसाब से देख रहा है तो ये सोच रहा है कि 20 है। तो क्या करेगा, ये दिक्कत हो गई थी हमारी उसमें टाइम स्टैम्पिंग सिंपल वाले में। लेकिन जब इसमें अब क्या करेगा कि ये कमिट करना पड़ेगा इसको, मतलब 10 में अगर ये कुछ चेंज कर रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे ये राइट भी करता, राइट ऑफ ए 10 था पहले, 5 ऐड करता तो ये 15 हो गया। ठीक है, और इसने 5 और इसने कितना ऐड किया, 15 और 25 हो जाता मान लेते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया कि ये जब अनकमिटेड किया तो ये 10 हो गया, वापस से यहाँ पे 15 था तो 10 कर दिया इसने। लेकिन जब इसने इसको अब रीड करेगा इस वाली में स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्पिंग में, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कमिट इसको ए को करना पड़ेगा, T1 को कमिट मतलब सेव चेंज कर देगा, मतलब 15 अब वो कर देगा डेटाबेस में जो 10 था यहाँ पे, उसको चेंज करके क्या कर देगा 15 कर देगा। ये हमेशा के लिए फाइनल हो जाएगा कि हाँ 15 हो गया मेरा, कमिट का मतलब डन हो गया मेरा काम, 15 हो गया। अब अगर ये रोल बैक भी करता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये 15 तो वैल्यू 15 पे ही जाएगी ना, रोल बैक करेगा, कुछ गड़बड़ बाद में होती है। तो ये जो कमिट कर दिया, तो कमिट करने के बाद रोल बैक भी करना, तो वही वैल्यू आती है जो कमिट में हो गई है। ठीक है, तो ये अब 25 इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या था स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्पिंग में कि मतलब वो सिंपली अलाउड क्या करेगा, बट कैन नॉट अलाउड रीड और राइट ऑपरेशन ऑन अनकमिटेड डेटा, मतलब कमिट होने के बाद ही अलाउड करेगा। अगर कमिट इसने ए ने किया इस डेटा पे तो ही ये कुछ लिख और पढ़ सकता है इस पे। ठीक है, अगर इसने ए ने अभी कमिट नहीं किया है तो ये नहीं लिख सकता या नहीं पढ़ सकता। तो ये हो गया आपका स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्पिंग ऑर्डरिंग। ठीक है, स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग। इसमें क्या है, प्रिवेंट कैस्केडिंग रोलबैक, इसमें प्रिवेंट हो जाता है कैस्केडिंग रोलबैक, जो वो वापस रोलबैक यहाँ पे हो रहा था वो प्रिवेंट हो गया, क्योंकि इसने कमिट करके सेव चेंज कर दिया, फिर इसने उस पर कुछ वर्क किया। ठीक है, इसका सिंपली एक टेबल ये है
ये टेबल आपको याद कर लेनी है, ठीक है। उससे थ्योरी आपको समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आई कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको ये टेबल याद करके जाना है और लिख के आना है, ठीक है। टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग में क्या है, बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग, स्ट्रिक्ट में इम्प्रूव टाइम स्टैम्पिंग प्रोटोकॉल। क्या है, इसका मॉडिफाई वर्जन ये है जिसमें कि अनकमिटेड डेटा को रीड या राइट नहीं किया जा सकता, सिर्फ कमिटेड डेटा पे रीड और राइट किया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या था, अगर ए ने किसी काम को अपडेट किया और उसमें अनकमिटेड डेटा अभी कमिट नहीं किया और बी ने भी उसी काम को कर लिया, फिर इसने कुछ गड़बड़ हो गई और वापस किया, रोल बैक किया, लेकिन इसमें ये फंस गया कि इसका डेटा गलत हो गया, तो वही क्या है, इसमें वो कमिटेड डेटा पे ही सिर्फ अलाउ करेगा, मेन जो पॉइंट है, ठीक है। प्रोटोकॉल लॉक यूज, नो लॉक यूज, ठीक है, दोनों में। कैस्केडिंग रोल बैक इसमें अलाउड है, मतलब कैस्केडिंग रोल बैक हो जा रहा है, गड़बड़ हो रहा है, इसमें क्या है, नॉट अलाउड है। रीड रूल क्या है, टाइम ऑर्डर फॉलो, ठीक है, टाइम ऑर्डर फॉलो करेगा रीड रूल में। रीड ओनली कमिटेड डेटा, ये रीड ओनली कमिटेड डेटा को फॉलो करेगा। ये राइट रूल क्या है, इसमें टाइम ऑर्डर फॉलो, जो जिस हिसाब से जो आएगा उस हिसाब से टाइम रीड या राइट करेगा। इसमें क्या है, आफ्टर अर्लियर, ठीक है, आफ्टर अर्लियर टी एक्शन कमिट, मतलब कि ये जब वो हो जाएगी जो पहले वाली क्या कहते हैं, पहले वाला डेटा ने अगर कमिट किया है तो ही राइट ऑपरेशन ये करेगा, मतलब उसके कमिट होने के बाद राइट ऑपरेशन को अलाउ करेगा, ठीक है। यहाँ पे डाटा कंसिस्टेंसी मीडियम है, यहाँ पे हाई है, ठीक है। सेफ्टी लेस सेफ है पर मोर, ये मोर सेफ है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल केसेस लेस यूज मोर प्रेफर्ड, ये ज़्यादा यूज की जाती है। इसको याद कैसे रख सकते हैं कि इसमें क्या था कि अनकमिटेड डेटा पे रीड या राइट अलाउ है, ठीक है, टाइम ऑर्डरिंग में। टाइम जिस टाइम पे जो आया उस टाइम के अकॉर्डिंग अनकमिटेड डेटा पे रीड या राइट अलाउ कर सकता है। इसमें क्या है, अनकमिटेड डेटा पे रीड या राइट अलाउ नहीं होता है, ठीक है, इसका मेन मुद्दा है। और ये होता है फास्ट पर इसमें रिस्की होता है, ठीक है, क्योंकि तेज़ी से सब काम कर देगा और कुछ गड़बड़ हुई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, रिस्की होता है, ठीक है। ये होता है स्लो, क्योंकि इसको कमिट करने में टाइम लग रहा है, तो ये स्लो होता है बट सेफ़ होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया अच्छे से, ये 500 है, रीड ऑफ ए 500, ठीक है, फिर इसने राइट -100 कर दिया तो ये 400 हो गया, ठीक है। पर फिर इसने क्या किया कि इसमें और माइनस कर दिया तो इसने 300 कर दिया, ठीक है, इसने क्या किया 300 कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे अगर ये रोल बैक होती है और ये 500 वापस चला जाता है, कुछ गड़बड़ हुई बाद में और रोल बैक करके ये 500 पे आ गया, लेकिन अब डेटाबेस में तो एक्चुअल वैल्यू 500 है, ठीक है। T1 ने बताया कि हाँ 500 ही है, और T2 जब काम कर रहा है तो कह रहा है अरे यार इसमें तो 300 है बैंक बैलेंस और इसमें इसने बताया कि 500 है, तो ये दोनों में गड़बड़ हो गया, मतलब कि डाटा इनकन्सिस्टेंसी हो गया, इसमें रिस्क है ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें क्या आया था स्ट्रिक्ट में कि इसे ये दोनों काम अपडेट किया फिर कमिट कर दिया इसने, फिर ये कुछ अपडेट करेगा। यदि यहाँ से कुछ गड़बड़ होती है तो यहीं पे आएगा और यहाँ पे जो वैल्यू लिखी थी वो ये रीड किया था या राइट किया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका दोनों ख़त्म। वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल में क्या है कि वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल में यहाँ पे एक डायग्राम से बताया गया है कि सबसे पहले स्टार्ट हुआ, ठीक है, फिर रीड फेस, वैलिडेशन फेस, राइट फेस, एंड, ठीक है। मतलब इसमें क्या किया हमने कि लॉक भी नहीं लगा रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बस इसमें पहले स्टार्ट करवा दे रहे हैं, ट्रांजेक्शन जो आया, ठीक है, उसको स्टार्ट करवाया, ठीक है, उसको स्टार्ट करवाया और फिर रीड फेस में एक्सिक्यूट ट्रांजेक्शन स्टोर राइट इन लोकल प्लेस वर्क प्लेस। मतलब रीड फेस में क्या हो रहा है कि जो भी काम हमारा हो रहा है डेटा पे वो एक लोकल वर्क स्पेस में स्टोर हो जा रहा है। जैसे कि ये डेटाबेस में एक्चुअल वैल्यू है तो इस पे क्यू है कुछ, ठीक है, उस पे क्या है क्यू की वैल्यू 100 है, पर इसने कुछ काम किया, रीड किया क्यू को और क्यू का कुछ वैल्यू चेंज करके कर दिया, मेरा मान लेते हैं कि इसने 50 कर दिया 100 से, ठीक है, इसने 100 से 50 कर दिया वैल्यू। अब ये क्या करेगा, एक लोकल बफर में इस वैल्यू को स्टोर करेगा। एक्चुअल डेटाबेस में तो अपनी क्यू की वैल्यू 100 है ही अभी, ठीक है, अब इसने 50 कर दिया, ठीक है। वैलिडेशन फेज, चेक फॉर कन्फ्लिक्ट विथ अदर ट्रांजेक्शन, ये अब ये चेक करेगा कि यदि कोई और ट्रांजेक्शन ने इस ए की वैल्यू क्यू की वैल्यू को 100 से कुछ और मान लेते हैं, T2 ने भी कोई आई T2 उसने 70 कर दिया है पहले से ही, ठीक है, तो ये दो अनकंसिस्टेंट वैल्यू हो गई। तो ये क्या करेगा, इस चीज़ को चेक करेगा कि सेम डेटा पे किसी और ट्रांजेक्शन ने कुछ वर्क तो नहीं परफॉर्म किया। यदि अगर उसने परफॉर्म किया है तो मतलब फेलियर हो जाएगा, अबॉर्ट
डिस्कार्ड लोकल अपडेट, मतलब अगर इन दोनों ने कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ, वैलिडेशन फेज में क्या होता है, कन्फ्लिक्ट चेक होता है अदर ट्रांजेक्शन के साथ ऑन सेम डेटा, ठीक है। अगर दोनों का ये कन्फ्लिक्ट मतलब चेक किया और इसने भी T2 मान लेते हैं आई थी, ये T1 है, T1 ने 50 किया था, T2 ने 70 किया था, दोनों का अलग अलग बफर में स्टोर हुआ। अब दोनों में देखेगा कि डेटा अलग अलग है, मतलब दोनों ने वर्क एक ही सेम डेटा पे किया है, तो उसको अबॉर्ट कर देगा, फेलियर हो जाएगा और वो अबॉर्ट हो जाएगा और रीस्टार्ट वापस डेटाबेस में यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि ये T2 आया ही नहीं, ठीक है, ये T1 ही आया, उसने 50 किया, ठीक है, फिर उसने देखा कन्फ्लिक्ट, तो अदर कोई ये मान लेते ट्रांजेक्शन T2 आई ही नहीं, मतलब कन्फ्लिक्ट है ही नहीं, दूसरी कोई ट्रांजेक्शन क्यू पे कुछ डेटा परफॉर्म ही नहीं करना चाहती या ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं करना चाहती, तो क्या हो गया कि ये 50 जो है, क्या ये 50 इसने वैलिडेशन फेस में चेक किया, वैलिडेशन फेस में डेटाबेस मैनेजर ने, कॉन्करेंसी मैनेजर ने चेक किया कि कोई और ट्रांजेक्शन आई नहीं आई, मतलब नहीं आई तो सिर्फ यही है। तो अब ये जो लोकल बफर में स्टोर डेटा है वो एक्चुअल वाले में अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे 100 का 50 हो जाएगा, क्यू में जो DBMS का मेन में है वो अपडेट हो गया ये 50। अगर ये T2 नहीं आती है, कोई अदर ट्रांजेक्शन नहीं आती है जिसके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो वो नहीं आती, तो राइट फेस उसमें मतलब राइट फेस में चला जाता है और अप्लाई लोकल अपडेट टू डेटाबेस, मतलब कमिट हो जाएगा। ये वाला जो आंसर है 50 वो कमिट हो गया और यहाँ पे लोकल अपडेट से डेटाबेस में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, सक्सेस में। तो ये आपका एक तरह से डायग्राम है, यहाँ से ट्रांजेक्शन आई, रीड फेस में उसने एक्सिक्यूशन जो भी परफॉर्म करना टास्क किया वो डेटा को किया परफॉर्म और इसमें रख दिया, ठीक है, लोकल बफर में। अब वैलिडेशन फेस में चेक क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट दूसरे ट्रांजेक्शन के साथ कि दूसरी ट्रांजेक्शन ने सेम डेटा पे कुछ काम तो नहीं किया, अगर नहीं किया तो सक्सेस हो गया, और सक्सेस हो गया तो ये सेम अपडेट यहाँ पे डेटाबेस में 50 हो जाएगा। अगर मान लेते इसे T2 आई थी और इसने भी कुछ काम किया, ये 70 वैल्यू ला रही है, 50 वैल्यू ला रही है सेम डेटा पे, तो इन दोनों में कन्फ्लिक्ट हो गया, ये चेक कन्फ्लिक्ट किया और कन्फ्लिक्ट हो गया तो क्या हो गया, कन्फ्लिक्ट मतलब दिक्कत हो गई तो फेलियर हो गया अपना, और ये अबॉर्ट हो जाएंगी, मतलब वापस से जो वैल्यू थी ये 100 की 100 ही रह जाएगी, रीस्टार्ट दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा ये T1 या T2 को कुछ मेथड लगा के, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्लो चार्ट, ये आपको फ्लो चार्ट याद कर लेना है, वैलिडेशन में आपको ये पढ़ाना है, ठीक है। वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल एक बार पढ़ लेते हैं, इसे OCC भी कहा जाता है, ठीक है। वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल करेंसी कंट्रोल टेक्निक यूज्ड इन DBMS also known as optimistic concurrency control. No locks are used, ट्रांजेक्शन एक्सिक्यूटेड फ्रीली विदाउट रेस्ट्रिक्शन, मतलब इसमें लॉक्स यूज नहीं किया जाता, पहले उसको ट्रांजेक्शन को चला दिया जाता है, लोकल बफर में उसकी वैल्यू स्टोर की जाती है, अगर फिर क्या चेक किया जाता है, रीड फेस में सब काम कर लिया, वैलिडेशन फेस में चेक किया जाता है रीड राइट प्रॉब्लम या राइट प्रॉब्लम तो नहीं हुई, तो फिर वो चेक करने के बाद यहाँ पे राइट फेस में क्या किया जाता है, यदि प्रॉब्लम नहीं हुई तब तो इसने जो चेंज हुआ था, मतलब ट्रांजेक्शन ने अपडेट किया था वो फाइनली डेटाबेस में अपडेट कर दिया गया। अगर कन्फ्लिक्ट होती है तो वो रीस्टार्ट या अबॉर्ट हो जाती है, ठीक है। इन रीड फेस ओनली अलाउ रीड ऑपरेशन नॉट राइट ऑपरेशन, वैल्यू स्टोर्ड इन लोकल बफर कॉपी ऑफ एक्चुअल डेटा। इन वैलिडेशन फेस द सिस्टम चेक फॉर कन्फ्लिक्ट विथ अदर ट्रांजेक्शन, इफ ट्रांजेक्शन वैलिडेशन फेल्स कन्फ्लिक्ट अकर द ट्रांजेक्शन इज रोल्ड बैक, अगर कन्फ्लिक्ट अकर होता है तो रोल बैक हो जाती है, रीस्टार्ट हो जाती है, मतलब दोबारा उसी में वह जो डेटाबेस में एक्चुअल वैल्यू थी वही हो जाएगी, दोबारा से स्टार्ट करेंगे पड़ेगा। इफ़ ट्रांजेक्शन वैलिडेशन इज सक्सेसफुल, मतलब यदि कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ तो ट्रांजेक्शन टू प्रोसीड टू द राइट फेस, और राइट फेस में जाने के बाद क्या हो जाएगा, राइट फेस में जो कॉपी में डाटा स्टोर था वो एक्चुअल जगह पे हमारा डेटाबेस में मॉडिफाई हो जाएगा, यहाँ पे आपका एक्चुअल में मॉडिफाई हो जाएगा डेटाबेस पे, ठीक है। तो ये आपका इसका फ्लो चार्ट हो गया। फ्लो चार्ट आपको याद करना है, या तो फिर ऐसे फ्लो चार्ट बनाइए या फिर ये वाला फ्लो चार्ट बनाइए, इसको थोड़े बड़े में बना देंगे तो अच्छा लगेगा। मान लेते हैं यहाँ से एक और निकाल के ये लिख देते हैं और इधर से निकाल के ये लिख देते हैं और फिर दोनों को एंड नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वैलिडेशन। अब एक 2 नंबर का टॉपिक आता है मल्टीपल ग्रेजुनियलिटी, ठीक है, ग्रेजुलैरिटी, तो इसको हम लोग बाद में करते हैं, ठीक है। पहले करते हैं मल्टी वर्जन कंकरेंसी कंट्रोल, ठीक है। तो मल्टी वर्जन कंकरेंसी कंट्रोल को ये थ्योरी पढ़ने से पहले एक बार यहाँ पे मैं आपको ये डायग्राम में दिखा देता हूँ, ठीक है।
तो मल्टी वर्जन कंकरेंसी कंट्रोल ये क्या है स्कीम जो है, इसमें क्या मल्टी वर्जन कंकरेंस थ्योरी पढ़ लेते हैं। चलिए छोड़िए, मल्टी वर्जन कंकरेंसी कंट्रोल एमसीवी इज कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक है, ठीक है। एमवीसीसी मल्टीपल वर्जन ऑफ अ डेटा आर मेंटेन, ठीक है। मल्टीपल जो डेटा होता है अपना, जैसे एक डेटा है मेरा क्यू, ठीक है, इसके मैं क्या कर लूँगा मल्टीपल कॉपीज़ बना लूँगा। सेम डेटा के क्या करूँगा मल्टीपल्स कॉपी बना लूँगा, यहाँ पे भी क्यू बना लूँगा, यहाँ पे भी क्यू बना लूँगा, यहाँ पे भी क्यू बना लूँगा, ठीक है। पर ये कैसे बनाएंगे या क्यों बनाएंगे वो आगे चलते हैं बात करते हैं, ठीक है। राइट ऑपरेशन क्रिएट्स अ न्यू वर्जन ऑफ द डेटा इंस्टेड ऑफ ओवर राइटिंग ओल्ड डेटा। जब मान लेते हैं ये T1 है, T2 है, ठीक है, ट्रांजेक्शन, और T3 है, ठीक है। ये जो है ये इसको रीड करना चाहती है, तब तो रीड तो एक ही पे कर लेंगी। मैंने क्या बताया था, रीड में कन्फ्लिक्ट नहीं होता। किस में कन्फ्लिक्ट होता है, रीड राइट में होता है, रीड राइट में होता है, राइट में होता है, राइट रीड में होता है, ठीक। तो ये कन्फ्लिक्ट इस पोजीशन में होता है। रीड में होना होगा तब तो एक ही पे कर लेंगी, लेकिन जब तीनों को अलग अलग काम करना है, ठीक है, और तीनों को सेम डेटा पे करना है और राइट भी करना है, ठीक है, तो क्या करेंगी, जैसे T1 इस पे काम कर रही है, रीड कर रही है, तो अगर राइट करना होगा तो ये अपना अलग बनाएगी इसका, और इस पे कॉपी एक बनाएगी राइट करने के लिए, और इस पे वर्क करेगी। T2 को भी राइट रीड दोनों करना है, तो ये क्या करेगी, यहाँ पे भी एक ये अपना अलग से डेटा का वर्जन बनाएगी। मतलब मल्टी वर्जन के नाम से ही पता चल रहा है कि मल्टीपल वर्जन होंगे सेम डेटा के, मतलब एक ही तरह का डेटा होगा, मल्टीपल कॉपीज़ पे होंगे, और T3 इसको वर्क करने के लिए इसका यूज करेगी, ठीक है। ये तीनों इसका यूज करेंगी अपना अपना राइट ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राइट ऑपरेशन क्रिएट्स अ न्यू वर्जन ऑफ डेटा इंस्टेड ऑफ ओवर राइटिंग, मतलब पुराने वाले पे ओवर राइटिंग करने की जगह नया डेटा वर्जन बनाएंगे और उस पर राइट ऑपरेशन के लिए, ठीक है। रीड ऑपरेशन एक्सेस टू द ओल्डर कमिटेड वर्जन ऑफ डेटा, जो रीड ऑपरेशन यदि इसको रीड करना होता तो ये ओल्डर मतलब एक ही जो पुराना वाला था उस पर ही ये रीड करती, ठीक है। रीड एंड राइट ऑपरेशन डू नॉट ब्लॉक ईच अदर, ठीक है। रीड और राइट ऑपरेशन इसमें ब्लॉक नहीं करती है एक अदर को। जो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो रहा था वो कन्फ्लिक्ट नहीं करेंगी, क्यों, क्योंकि ये अलग इसके डेटा का डुप्लीकेट बना के इस पे काम कर रही है। इसको अगर रीड राइट करना है तो ये अलग बना के इस पे कर रही है, सेम डेटा का डुप्लीकेट वैल्यू पे ये तीनों वर्क कर रही है। रीड राइट ऑपरेशन अदर मॉडिफाई वाला करना हो तो, अगर रीड वाला करना हो तो इसी पे सारी करती, ठीक है। इस ट्रांजेक्शन सी अ कंसिस्टेंट स्नैपशॉट ऑफ द डेटाबेस, ठीक है। क्या करेंगी, हर एक ट्रांजेक्शन क्या देखेगी, इस डेटा पे जो वैल्यू होगा वो डेटा हर एक जो ट्रांजेक्शन है वो देखेगी। हर एक स्नैपशॉट मतलब जो कंसिस्टेंट डेटा है, जो एक्चुअल डेटा है वो सारी सेम, यहाँ पे भी क्यू की वैल्यू 100 हो गई, यहाँ पे भी 100 हो गई, यहाँ पे भी 100 हो गई, तो वही लिखा हुआ है ईच ट्रांजेक्शन सी, हर एक ट्रांजेक्शन देखेगी कंसिस्टेंट स्नैपशॉट ऑफ डेटाबेस, ठीक है। वो जो डेटाबेस में स्टोर्ड है जो 100 वैल्यू वो सारी सेम देखेंगी, ठीक है। तो इसका कुछ वर्क कैसे होता है कि अगर मान लेते हैं प्रोसेस है P1, ठीक है, ये P2 है, ये P3 है, इसको यूजर भी मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्या करना चाहते हैं कि ये राइट करना चाहते हैं, तीनों कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं डेटा पे। ये आपका डेटा है डेटाबेस में, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि मल्टी वर्जन में अगर ये भी राइट करना चाहता है, ये भी राइट करना चाहता है, ये भी राइट करना चाहता है, तो ये डेटा के वर्जन बनाएगा, मतलब उसके डुप्लीकेट डेटा बनाएगा। एक ही डेटा के सेम तीनों वैल्यू रहेगी, और तीनों ये T1 टाइम स्टैम्प T1 राइट एट टाइम स्टैम्प T1, जो प्रोसेस 1 के लिए टाइम स्टैम्प T1 है वो इस पे क्या करेगी, इस वाले डेटा पे काम करेगी। ये ग्रीन वाली दिखा रही है, ग्रीन वाले पे काम करेगी। अगर ये पिंक वाली है तो ये पिंक वाले पे काम करेगी, और ये जो ब्लू वाली है तो ये ब्लू वाले पे। ये सिंपली मैंने ये दिखाने के लिए शो किया है कि मतलब कि हर एक डेटा के लिए अगर राइट ऑपरेशन कोई परफॉर्म करना चाहता है, यूजर कुछ चेंज करना चाहता है, तो वो अलग अलग डेटा के वर्जन बनेंगे, और उसमें जो उसके लिए जो असाइन होगा वो उस पर काम करेगा, ठीक है। अगर जब ये काम कर लेगा इस पर, तो ये क्या कर देगा कि वैल्यू को अपडेट करेगा। क्या कर देगा, वैल्यू को अपडेट करेगा, ठीक है। अब ये मान लेते हैं इसने काम कर लिया और ये वैल्यू हो गई अपडेट। यहाँ पे कुछ 100 वैल्यू थी, इसने 200 कर दिया और ये वैल्यू अपडेट हो गई, ठीक है। अब कोई चौथी यहाँ पे प्रोसेस आती है, वो क्या करना चाहती है, सिर्फ रीड करना चाहती है, इसको देखना चाहती है। तो वो क्या करेगी, इसी 200 को देख लेगी, ठीक है।
200 को देखेगी। अब अगर वो राइट करना चाहती है तब तो ये 200 के लिए एक और अलग डुप्लीकेट कॉपी बनेगी उसकी 200 की, और वो उस पर परफॉर्म करेगी ऑपरेशन, जो यहाँ पे चौथी वो आएगी, ठीक है। और ये सब पुरानी वाली अभी कर ही रही होंगी, ठीक है। वो उस पर वर्क करेगी, ठीक है। तो इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख लेते हैं, या ये कैसे काम करता है ये पहले यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ट्रांजैक्शन स्टार्ट होती है, ठीक है, गेट्स अ टाइम स्टैम्प या स्नैपशॉट मिल जाता है ट्रांजैक्शन स्टार्ट होते ही। रीड फैच अप्रोप्रिएट कमिटेड वर्जन, ठीक है। अगर रीड करना हो ट्रांजैक्शन को तो वो क्या करती है, जो भी उसमें सूटेबल अप्रोप्रिएट वर्जन होगा, मतलब ये डेटा का होगा, ये सेम डेटा पे ये रीड करेगी। यदि राइट करना होता है तो वो क्रिएट्स अ न्यू वर्जन, इसका सेम डेटा का एक और डुप्लीकेट बनाएगी यहाँ पे, उस पर कुछ राइट करेगी, ठीक है। फिर कमिट न्यू वर्जन बिकम्स विजिबल टू फ्यूचर ट्रांजेक्शन, जो ये जैसे ये क्या था, ये पुरानी वाला डेटा है, ठीक है। एक अब कोई राइट करना चाहती है कोई ट्रांजेक्शन, तो इस पर डुप्लीकेट बनाएगी और उसको राइट कर देगी यहाँ पे, ठीक है। अब वो क्या कर देगा, तीसरा फेस आता है कमिट कर देगा, मतलब ये उसने फाइनलाइज कर दिया आंसर। यहाँ पे 100 थी वैल्यू, यहाँ पे उसने 100 ऐड करके 200 कर दिया इसे। अब वो इसे कमिट कर देगा तो न्यू वर्जन बिकम्स विजिबल टू फ्यूचर, मतलब यदि कोई नई ट्रांजेक्शन आती है तो अब उसको ये वाली वैल्यू 200 वाली दिखेगी। अगर वो रीड करना चाहता है तो इस वाली को रीड करेगा, अगर राइट करना चाहता है तो क्या करेगा, इसका एक और कॉपी बनाएगा और राइट करेगा, उसी पे काम करेगा, फिर सेम प्रोसेस ये चलता जाएगा, ठीक है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या है, टिकट बुकिंग सिस्टम, जैसे टास्क क्या है, T1 वांट्स टू चेक सीट अवेलेबिलिटी, ठीक है। T1 क्या चाहता है कि सीट को चेक करे कि कितनी सीटें अवेलेबल है या नहीं है। T2 क्या चाहता है, बुक अ सीट, वो T2 सीट को बुक करना चाहता है। अब करंट सीट अवेलेबल्स कितनी है, 6 हैं, ठीक है। प्रोसेस क्या है, T1 स्टार्ट एंड रीड्स द करंट वर्जन डेटा वेयर अवेलेबल सीट्स आर 6। जो T1 देखेगा वो रीड्स करना चाहता है, मतलब सिर्फ देखना चाहता है, तो वो देखेगा कि 6 सीट अवेलेबल है, वो ये उसका टास्क है, ठीक है। T2 अपडेट करना चाहता है, मतलब एक सीट को बुक करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, एक नया, जैसे ये 6 सीट हैं यहाँ पे, ठीक है, 6 सीटें आपकी यहाँ पे, तो ये क्या करेगा कि ये तो T1 इसे देखेगा, T2 क्या करेगा, इसमें से एक बुक करेगा, तो वो इसमें से एक मान लेते हैं कोई सी एक उसने बुक कर ली ये वाली, ठीक है। अब इसने बुक कर ली तो ये क्या करेगा, आफ्टर कमिटिंग न्यू वर्जन, मतलब जब इसने बुक कर दिया, मतलब ये किसने अपना काम फाइनल कर दिया, कमिट कर दिया। तो अब जो यहाँ पे सीट अवेलेबिलिटी है वो कितनी है, 5 है। तो 5 जो सीट बची हुई हैं वो अगर फ्यूचर में कोई ट्रांजेक्शन आती है, कोई यूजर आता है सीट चेक करने, तो वो उसको विजिबल होगी, ठीक है, अगर रीड करना चाहता है। अगर राइट करना चाहता है तो फिर इसका डुप्लीकेट 5 का बनाएगा और उसमें कुछ काम करके, वो भी मान लेते 2 बुक करना चाहता है, दो बुक कर लेगा, फिर वो कमिट करेगा तो कितनी बची, 3 बची, और तीनों वो दिखेंगी जो फ्यूचर में आएगी, जो आदमी आएंगे चेक करने सीट, उनको दिखेगी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या था कि इसने एक बुक कर लिया, अब जो T1 जो इसको देख रही थी, वो T1 इसको देख रही थी तो उसको 6 दिख रहा था। लेकिन जब वो अगर वो चाहती है राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना, यानी मॉडिफाई, या इसमें से मान लेते हैं इसने तो 5 में से एक बुक कर लिया, अब अभी तो ये पुरानी जो T1 है वो पुरानी वाले डेटा को देख रहा है। अगर वो चाहता है कि मैं भी एक सीट बुक करूं, तो वो बुक करेगा तो देखेगा कि इस वाले डेटा का जो कॉपी वर्जन बनाया गया होगा, मतलब जो एक्चुअल में 5 सीटें बची हैं वो मॉडिफाई करके कमिट कर दिया गया है। तो अब T1 अब क्या करता है, T1 दोबारा से आता है, मतलब T1 का टास्क अब दोबारा बदल गया है, तो वो नई प्रोसेस आई और वो देखेगी तो क्या देखेगी कि वो 5 सीट ही अवेलेबल है, ठीक है। मतलब जो इसने यहाँ पे लिखा है कि न्यू वर्जन बिकम विजिबल टू फ्यूचर ट्रांजेक्शन, मान लेते हैं T1 तो थी ही, लेकिन वो दोबारा से जब ये तो रीड ऑपरेशन के लिए थी ना, अब राइट ऑपरेशन करने आएगी तो वो दोबारा से आई, मतलब डेटाबेस में, तो वो न्यू वर्जन जो था, जो इसके द्वारा बुक करने के बाद जो अपडेटेड वर्जन था विजिबल टू फ्यूचर ट्रांजेक्शन, वो क्या होगा, T1 को दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा फंडा मल्टी क्या है, मल्टी वर्जन कॉन्करेंसी कंट्रोल का, ठीक है। तो ये आपके थोड़े से एडवांटेज या फीचर हो गए, और ये आपका डिसएडवांटेज हो गए, इम्प्रूव कॉन्करेंसी, इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस, अवॉइडिंग डर्टी रीड,
इंश्योर सीरियबिलिटी, रीड कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है, कंसिस्टेंसी डेटा की, ठीक है। नो लॉक्स रिक्वायर्ड, इसमें लॉक की जरूरत नहीं होती। इसमें क्या है डिसएडवांटेज, जो एक्स्ट्रा जो हमने मल्टी वर्जन बनाए, जो डेटा का डुप्लीकेट बनाया, उसके लिए एक्स्ट्रा मेमोरी लगी एक तो, ठीक है। और दूसरा क्या है डिफ़िकल्ट टू मेंटेन मल्टी वर्जन, इनको डिफ़िकल्ट करना वो मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है। तो ये आप एक डायग्राम बना के आ जाना, ठीक है। और ये फीचर एडवांटेज और डिसएडवांटेज के डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल आप लोगों को ये मिल ही गया। अब क्या आता है टू फेस कमिट पीसी, ठीक है। तो ये अपना ये कॉन्करेंसी कंट्रोल की टेक्निक नहीं है। तो ये क्या है टू फेस कमिट पीसी, कमिट इज अ प्रोटोकॉल दैट इंश्योर एटॉमिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम, मीन्स इंश्योर आइदर ऑल और नथिंग कमिट। तो सिंपली समझ में नहीं आया क्या कह रहे हो या क्या बताना चाह रहे हो। तो क्या होता है कि ये क्या है टू फेस कमिट, ठीक है। ये कॉन्करेंसी कंट्रोल की टेक्निक नहीं है, ठीक है। क्या है ये कि ये एक ऐसा मतलब प्रोसेस या टेक्निक है, ठीक है, जो एटॉमिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन को इंश्योर करती है। क्या करती है, हमने ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी है ट्रांजैक्शन की, एटॉमिसिटी, जो आइसोलेशन वो 4 प्रॉपर्टी थी। तो उसमें से क्या थी, एक एटॉमिसिटी थी जो ए से थी, ठीक है। ACID में से ए से एटॉमिसिटी थी, मतलब या तो सारा ट्रांजैक्शन काम करे या तो कुछ करे ही नहीं, या तो सब रन हो या तो ना रन हो। एग्जाम्पल क्या था, यदि मान लेते ए अकाउंट है, उसमें से बी अकाउंट को 100 रुपये भेजने हैं और ए के पास है 200 रुपये। तो ऐसा नहीं है कि ए ने 100 रुपये भेजे बी को और ए के अकाउंट से 100 रुपये कट गए, मतलब 200 में से 100 ही बचे और बी के अकाउंट में पहुँचे ही नहीं। तो ये क्या हो गया कि ट्रांजेक्शन की अलग अलग प्रोसेस, मतलब या तो सारा ऑपरेशन उसमें रन होना चाहिए या तो एक भी रन ना हो, मतलब पैसा फंसना नहीं चाहिए, पता ही नहीं चले कि पैसा गया कहाँ, मतलब यहाँ से कट गया वहाँ से मिला ही नहीं। तो ये क्या हो गया वो दिक्कत है। तो ऑटोमेसिटी मतलब या तो सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो, मतलब इधर से कटा तो उधर पैसा जुड़े भी, तो ये हो गया ऑटोमेसिटी। या तो सारा कुछ रन हो, यदि कुछ गड़बड़ हो बीच में तो वापस से इसके बैंक में अकाउंट में आ जाए। तो ऑटोमेसिटी का मतलब यही होता है कि सारे ट्रांजेक्शन के ऑपरेशंस रन हो या फिर एक भी रन ना हो। तो ये क्या है, ये जो टू फेस कमिट प्रोटोकॉल है यही चीज़ इंश्योर करता है ट्रांजेक्शन का, ठीक है। इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मतलब कि इसमें 2 डेटाबेस यूज होंगे। जैसे कि हमने ए या बी का एग्जांपल लिया, तो उसमें ए का अकाउंट मान लेते हैं HDFC है और बी का है PNB। तो HDFC का अपना अलग डेटाबेस होगा और PNB का आपका अलग डेटाबेस होगा। तो वो क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि ए में से कटा है, HDFC में से कटा है, बी में नहीं पहुंचा, तो वो एटॉमिसिटी नहीं है, मतलब कि या तो सारी हो या तो एक भी रन ना हो, या तो कटे तो उसमें जुड़े भी या तो कटे ना ही कटे कुछ ना, तो ठीक है। तो ये वो सिस्टम हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का कि 2 डेटाबेस हमारे लग रहे हैं, HDFC का सर्वर एक लग रहा है, एक PNB का सर्वर लग रहा है, ठीक है। 2 डेटाबेस हो गए। तो इसकी अब डेफिनेशन थोड़ी देख लेते हैं। टू फेस कमिट पीसी अटोमिक commit protocol, it used to distributed database system, it ensure all or nothing execution of transaction, या तो सारी हो या तो कोई ना कुछ भी ट्रांजेक्शन का, ठीक है। वन साइड वर्क एज अ कोऑर्डिनेटर, अब यहाँ से अलग केस आ गया कि वन साइड क्या करती है कोऑर्डिनेटर की तरह काम करती है, अदर साइड्स वर्क एज पार्टिसिपेंट। अब मैं मान लेता हूँ कि मैं जो PNB, ये PNB का डेटाबेस हो गया PNB, ये हो गया HDFC, ठीक है। ये HDFC का हो गया, ये PNB का हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं, ये HDFC का हो गया और ये क्या हो गया PNB का हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया फ़ोन पे, ठीक है, PHO यानी फ़ोन पे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये हमारा क्या है कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। और ये जो हमारे दोनों हैं ये क्या है पार्टिसिपेंट है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटर कौन है, मतलब कि जिसके थ्रू हम लोग पैसा भेज रहे हैं, जिस एप्लीकेशन के थ्रू। और 2 डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस हो गए, एक तो ये HDFC का डेटाबेस हो गया, एक PNB का डेटाबेस हो गया। ये मान लेते सेंडर वाला है और ये रिसीवर्ड वाला है, ये A वाला है और ये B वाला है, जो B यूज़र है या A यूज़र है, ठीक है। अब क्या करेगा कि यहाँ पे
जो ये कोऑर्डिनेटर है इसमें लिखा गया है कि वन साइट वर्क एज ए कोऑर्डिनेटर, ये साइट वर्क एज ए कोऑर्डिनेटर करेगी, और जो दूसरी वाली साइड है, साइट्स मतलब कई सारे हैं, तो ये दो हैं जो वो पार्टिसिपेंट की तरह वर्क करेंगे। द प्रोटोकॉल हैज़ टू फेसेस, प्रोटोकॉल टू फेसेस होते हैं, ठीक है, प्रिपेयर फेस और कमिट फेस। तो इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से तो यही है कि मान लेते हैं कि ये एक तरह से ए को क्या करना है, इसमें पैसा भेजना था, यहाँ पे 200 था इसके पास, इसको 100 रुपये भेजना था, ठीक है, इसका आप मान लेते हैं बैलेंस 0 है, इसको कितना भेजना था, 100 रुपये भेजना था, तो इसके में 100 जुड़ेगा, ठीक है। तो ये फ़ोन पे जो क्या है, ये कोऑर्डिनेटर क्या है, प्रीपेयर फेस में क्या करते हैं, दो फेस होते हैं, एक ये प्रीपेयर फेस हो गया, एक यहाँ पे लिख देते हैं प्रीपेयर फेस, और यहाँ पे लिख देते हैं वोटिंग फेस, ठीक है, इधर वोटिंग फेस आ गया। इसमें क्या करेगा कि ये जो फ़ोन पे है वो मैसेज सेंड करेगा, इनको दोनों को मैसेज सेंड करेगा। क्या मैसेज सेंड करेगा कि मैं तुम्हारे में से, इसमें से HDFC के सर्वर से बोलेगा कि मैं चाहता हूँ कि 100 रुपये में तुम भेजना चाहते हो, अगर यूज़र ए भेजना चाहता है तो ये इसके सर्वर से पूछेगा कि क्या तुम्हारे पास सफिशिएंट बैलेंस है, वो चेक करेगा, मतलब मैसेज भेजेगा। यदि इसके पास, हाँ इसने बोल दिया, वोट दिया, हाँ यस मेरे पास है, तो वो क्या करेगा, इससे पूछेगा, अब दोनों से मैसेज भेजेगा पहले कि क्या तुम्हारे पास, मतलब इसमें PNB में क्या चेक करेगा कि बी का अकाउंट वैलिड है या नहीं, मतलब बी का कोई अकाउंट भी है या नहीं है। तो ये PNB से पूछेगा कि क्या इस बंदे का कोई अकाउंट है, इसने भी बोला हाँ, तो दोनों ने बोल दिया हाँ, तो अब दोनों का वोटिंग हो गया, मतलब येस या नो में रिप्लाई करना होता है, तो दोनों ने येस कर दिया। तो ये क्या करेगा, अब जो भी काम करना है वो इसमें से इसमें कमिट कर देगा, मतलब 100 रुपये भेजना था तो वो 100 रुपये इसको भेज दिया। अगर मान लेते हैं HDFC के सर्वर से इसने शुरुआत में ही पूछा कि क्या तुम्हारे को पास 100 रुपये हैं, भेजना चाहता है यूजर, तो HDFC के सर्वर ने चेक किया है अकाउंट ए के में, तो उसने पाया कि उसके में तो 85 ही रुपये मान लेते हैं, तो उसने बोल दिया नहीं मेरे पास नहीं है, तो वो क्या कर देगा, अबॉर्ट कर देगा। क्या कर देगा कि जो ट्रांजैक्शन मांग हुई है कि मुझे 100 रुपये इसके भेजना है, वो अबॉर्ट कर देगा, मतलब लिख के आ जाएगा इनसफिशिएंट बैलेंस या कुछ कह देगा कि मतलब सही नहीं है। तो ये हो गया आपका पूरी कहानी, ठीक है। तो इसमें दो फेस होते हैं, एक तो प्रीपेयर वोटिंग फेस होता है, और दूसरा क्या है, कमिट फेस। वोटिंग फेस में क्या किया, उसने मैसेज भेजा कि क्या तुम्हारे पास पार्टिसिपेंट चेक वेदर दे कैन कमिट, मतलब कि पार्टिसिपेंट्स चेक करते हैं कि क्या वो कमिट करने के योग्य हैं, मतलब उनके पास जो भी काम करना है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यदि येस बोला तब तो उसने कमिट फेस में कमिट कर देगा, कोऑर्डिनेटर सेंड्स कमिट, मतलब कोऑर्डिनेटर जो है वो सेंड करेगा, कमिट कर देगा, और जो चेंजेस थे वो पैसे इसके अकाउंट में आ जाएंगे। यदि इफ़ रिप्लाई इज़ नो, जो यहाँ से जो मैसेज इसने भेजा था दोनों को, उसमें से एक ने भी मना किया या एक ने मैसेज भी नहीं किया, एक ने, या तो एक दोनों में से कोई ने नो कर दिया, या दोनों में से कोई ने कुछ मैसेज भेजा ही नहीं इसको रिटर्न में, तो क्या करेगा, वो अबॉर्ट कर देगा या कैंसिल कर देगा ट्रांजैक्शन को, कह दे कुछ, मतलब समझ जाएगा कि कुछ प्रॉब्लम हुई है। रियल वर्ल्ड एक और एग्जांपल है कि मान लेते हैं कि पंडित जी, शादी होती है, ठीक है, शादी में एक होता है दूल्हा, एक होती है दुल्हन, ठीक है, और एक होते हैं पंडित जी। तो पंडित जी क्या हो गए, आपके कोऑर्डिनेटर हो गए, ठीक है, पंडित जी आपके कोऑर्डिनेटर हो गए, पंडित जी ये कोऑर्डिनेटर हो गए, ये दूल्हा हो गए, ये दुल्हन हो गए, ठीक है, ये दूल्हा दुल्हन। तो पंडित जी दोनों को मैसेज दे पहले सेंड करेंगे कि क्या तुम्हें मतलब मंजूर है ये रिश्ता, दुल्हन से पूछा तो दुल्हन ने यस कर दिया, ठीक है। अब दूल्हे से पूछा तो दुल्हन ने भी यस कर दिया, तो ये क्या कर रहे हैं, वोटिंग इधर से इधर इन्होंने रिप्लाई कर दिया कि यस, तो इन्होंने क्या किया, शादी इन लोगों की ये करवा दी, कमिट कर दिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मतलब इन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया और फिर यहाँ से शादी संपन्न हो गई, ठीक है। दोनों का मान लेते हैं 7 फेरे करवा दिए, ये सब करवा के यहाँ पे शादी कंप्लीट करवा दी। लेकिन यहाँ पे एक और सिनेरियो क्या बनता है, ये तो हो गया पूरा सिंपल केस समझ में आ गया कि यहाँ पे वोटिंग करवाई, मतलब यस यस बोले या वो करवाया, और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग हो गई, ठीक है, नीचे वाले में। तो
इधर एक डायग्राम ही है, तो इस डायग्राम से ही देख लेते हैं। ये पंडित जी थे, इन्होंने भेजा इन सबको मैसेज। दूल्हा और दुल्हन दो हैं यहाँ पे, ठीक है। ये 3 4 ले रखा है पर यहाँ पे 2 ही है, समझ लीजिए। तो उन्होंने, इसने, दूल्हे ने बोल दिया यस मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दुल्हन ने क्या किया, मना कर दिया कि नहीं आई हैव अ बॉयफ्रेंड, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। तो उसने मना कर दिया, तो ये क्या होगा, अबॉर्ट कर देगा शादी को। पंडित जी क्या कर देंगे, कैंसिल करवा देंगे। अगर दोनों ने यस बोला, दोनों ने यहाँ पे यस, ये यस यस रिप्लाई दिया सब ने, तो वो क्या करेंगे, प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और डिसीजन करेंगे और डिसीजन को कमिट कर देंगे, मतलब उनकी शादी करवा देंगे, एंडिंग हो जाएगी, ठीक है। मतलब सक्सेसफुली सब काम हो गया। अगर एक ने भी मना किया जाता तो वो दिक्कत हो जाती। तो यही है आपका पूरा फंड है यहाँ पे टू फेस कमिट का। मतलब ये उसकी क्या कहते हैं, ऑटोमेसिटी चेक इंश्योर करती है। या तो सारा कुछ वर्क हो जाए, ठीक है, या फिर सारा वर्क ना हो। तो इसमें एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेटर होता है एक साइड, और दूसरी साइड्स क्या होती हैं, पार्टिसिपेंट्स होती हैं, ठीक है। इसमें के फेस कितने होते हैं, 2 फेस होते हैं। एक तो ये वोट कलेक्शन फेस होता है और एक डिसीजन फेस होता है। तो वोट कलेक्शन में मैसेज भेजता है कोऑर्डिनेटर सारे पार्टिसिपेंट को, और डिसीजन फेस में उसका डिसीजन लेता है अकॉर्डिंग टू दी रिप्लाई। यदि यस का रिप्लाई आया तो कमिट कर देगा, नो का रिप्लाई आया तो अबॉर्ट कर देगा। तो यही सब सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी लिखी हुई हैं। तो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे जल्दी। ये एग्जाम्पल भी वही है, सेंडर पीएनबी और उसका HDFC बैंक का। तो ये आप पढ़ लेना एक बार, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये आपका हो गया ख़त्म। एक बार वो 2 नंबर का टॉपिक देख लेते हैं, ग्रेडुनैलिटी करके आता है, ग्रेडुनैलिटी, ठीक है। तो इसमें क्या था, हमने लॉक वाला सिस्टम पढ़ा था। तो उसमें क्या था कि हमें ग्रेडुनैलिटी का कॉन्सेप्ट ये आता है कि मल्टीपल ग्रेडुनैलिटी लॉकिंग इज़ अ लॉक बेस्ड कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक, ठीक है। कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक है, हमने पीछे भी देख लिया। इन दिस टेक्निक लॉक्स कैन बी अप्लाइड एट डिफरेंट लेवल। मतलब हमें मान लेते हैं जो T1 को करना था काम डेटा पे, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसे सिंगल लाइन में कुछ चेंज करना हो, ऐसा भी हो सकता है कि उसको पूरे फाइल में कुछ चेंज करना हो, ऐसा भी हो सकता है कि पूरे उसको एरिया में चेंज करना हो, इतने में पूरे में लॉक लगाना हो। तो ये मल्टीपल ग्रेजुनैलिटी क्या करती है हमारी, ये ऑप्शन देती है कि आप कहाँ कहाँ लॉक लगा सकते हैं, ठीक है। वह सिंपल वो ये कहती है कि या तो आपको मान लेते हैं पूरे डेटाबेस में लॉक लगा सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिक सब लॉक हो जाएगा एक ट्रांजैक्शन T1 के लिए, ठीक है। यदि वो कहती है कि इस एरिया पे मैं अपना काम कुछ करना चाहती हूँ, तो वो ये लॉक लगा देगा, बस इतना, और इधर वाले फ्री रहेंगे, इधर वाली दूसरी ट्रांजैक्शन आके काम कर सकती है। लेकिन अगर वो ये भी कह सकता है कि मुझे सिर्फ एक बंदे का नाम चेंज करना, उस पर मेरे को लॉक चाहिए, या एक फ़ाइल में मुझे लॉक चाहिए जो एक ही फाइल में मुझे चेंज करना, तो वो इस पर भी लॉक लगा सकती है। तो यही हो गया आपका मल्टीपल ग्रेजुनैलिटी का, ठीक है। तो क्या होता है, डिफरेंस लेवल पे लॉक लगा सकते हैं डेटाबेस में, ठीक है। ये क्या इंश्योर करता है, कॉन्करेंसी होती है और एफिशिएंसी के लिए यूज होता है, ठीक है। कॉन्करेंसी मेन है और यहाँ पे एफिशिएंसी मेन है, तो इन दोनों के लिए ये यूज होता है, ठीक है। तो वही सब सारी चीज़ें लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइज इन हायरार्किकल स्ट्रक्चर। ये जो डेटाबेस होता है हायरार्किकल स्ट्रक्चर में होता है, डेटा, एरिया, फाइल, रो या रिकॉर्ड, ठीक है। तो इसमें भी 2 नंबर में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रांजैक्शन कैन लॉक हाइयर और लोअर लेवल डेटा आइटम, ठीक है। ट्रांजैक्शन इसको भी लॉक कर सकता है या फिर लोअर लेवल को भी लॉक कर सकता है। वैन हाइयर लेवल लॉक्स ऑटोमेटिकली, लोअर लेवल आर ऑटोमेटिकली लॉक। मतलब ये लॉक कर देगा, तो ये लॉक कर दिया तब तो ये सारे ही लॉक हो गए। मेन यहाँ से दरवाज़ा है घुसने का, तो इस यहीं पर रोक लगा देगा, तो क्या हो जाएगा, पूरा आगे कोई जा ही नहीं पाएगा। अगर उसने ये भी दरवाज़ा है, ये भी दरवाज़ा, अभी इस दरवाजे में से 2 दरवाजे या 2 रास्ते आए, ठीक है। 2 रास्तों में से इसमें भी 2 रास्ते, इसमें भी 3 रास्ते हैं। अगर उसने यहाँ पे रास्ते पे ही ब्लॉक कर दिया, तो कोई लॉक लगा दिया, तो कोई आगे ही नहीं आ पाएगी गाड़ी। इस वाले लॉक को पे लगाएगा तो इधर वाले एरिया में नहीं आ पाएगी, यहाँ पे लॉक लगाएगा तो इधर वाले रोड पे बिल्कुल लास्ट वाले में नहीं जा पाएगा। तो वो मल्टीपल वही लिखा है कि जब हाइयर पे लगता है, हाइयर लेवल पे लॉक लगता है, तो ऑटोमेटिकली स्मॉलर लेवल पे लग जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंसेप्ट। इसको मैनेज करने के लिए कुछ रूल होते हैं कि कैसे लॉक लगाना है। तो वो मैनेज हायरार्किकल लॉक, इंटेंशनल लॉक मोड्स आर यूज्ड एट लोअर लेवल। तो लोअर लेवल पे कुछ लॉक लगाने के मेथड होते हैं। तो इसमें होता है इंटेंशन शेयर्ड
सिर्फ रीड करना हो तो इंटेंशन शेयर्ड, हमने शेयर्ड वाला लॉक पढ़ा था, एक्सक्लूसिव वाला पढ़ा था, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, ये इंटेंशन जुड़ जाता है। तो इंटेंशन शेयर्ड, इंटेंशन एक्सक्लूसिव और शेयर एंड इंटेंशन एक्सक्लूसिव। तो जब रीड करना होता है तो ये लॉक लगाता है, ठीक है। लोअर लेवल पे लॉक लगती है इसमें, ये ध्यान देना, लोअर लेवल पे, ठीक है। यहाँ पर लोअर लेवल लिखा है, ठीक है। और अगर अपडेट करना हो तो ये इंटेंशन एक्स वाला लगेगा, मतलब एक्सक्लूसिव वाला। अगर दोनों काम करना हो तो शेयर्ड इंटेंशन SIX वाला लगेगा। तो ये आपका हो गया पूरा, सब कुछ ख़त्म हो गया। मेन यहाँ पे पूरे चैप्टर का जो कंक्लूजन निकल के आता है, आपको कॉन्करेंसी कंट्रोल एक बार देखना है, ठीक है। ये सारा चीज़ें देखना है, ये डायग्राम ये देखना है, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको टू फेज लॉकिंग वाले में ये सिंपल आपको टेबल याद रखनी है। टेबल याद रखने के बाद यहाँ पे लॉक बेस्ड और स्ट्रिक्ट टाइम बेस्ड ऑर्डरिंग वाला टेबल देखनी है। फिर आपको क्या करना है, ये वैलिडेशन आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको पूरा देखना है। पूरा देख के ये आपका डायग्राम हो गया, ठीक है। फिर मल्टी वर्जन वाला भी आपको पूरा देखना है यहाँ से, ये इसके फ़ायदे नुकसान, और ये आपका कि इसका डायग्राम ये आपको बना के याद रखना है, और ये आपको कैसे वर्क करना है एग्जांपल एक देख लेना, ठीक है। तो ये आपका पूरा ये, और लास्ट टॉपिक भी है 2PC, इसको भी आपको ध्यान से देखना है, ये देखना है आपको, ये देखना है, और आपका ये डायग्राम देखना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइबर करवाइए धीरे धीरे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी आ रहे हैं धीरे धीरे, सब कुछ कवर होगा धीरे धीरे। मेरे को भी टाइम नहीं मिल रहा है, आपके रिक्वेस्ट पे ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।